आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो उसमें इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहा ये आप भी देख सकते हो। तो जब से मैंने लिया अभी जो 10,000 किलोमीटर्स होते आ रहे हैं, इसमें से करीबन 5,000 किलोमीटर्स तो एक बहुत अच्छे हाईवेज पे हो गए, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 50% ऑफ ट्रैवल है जो नियर अबाउट 5,000 किलोमीटर्स एकदम से कच्चे रास्ते पर हुआ है इसका, और टूटे फूटे सड़कों से ही होता है। तो आप देख सकते हो किस तरह के रास्ते से मेरा ड्राइविंग होता है। तो ये 5,000 किलोमीटर की ड्राइविंग कम से कम ये मेरे ऑफ रोडिंग जैसे ही हुई है। आपको शायद लद्दाख भी उसके सामने फीका लगेगा आपको, इस तरह के वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े क्या कहना अब उस रास्तों का, तो वो तो एक्सपीरियंस करके ही पता चलता है। आप देख लीजिए आपका मेरा रेगुलर ड्राइविंग किस तरह के रास्तों से होता है। काफ़ी अच्छा रहने के कारण मुझे कोई अभी खड्डे भरे रास्तों से कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने भी जो टूटे फूटे रास्ते हैं उस पर से आराम से इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे रहने के कारण वैसे उसके साथ भी कोई दिक्कत आई नहीं। कच्चे पक्के सड़कों के लिए इसको बनाया हुआ है। गाड़ी तो पूरी तरह खरी उतरती है ऐसे रास्तों के लिए, लेकिन जितने भी इसके पॉजिटिव्स निगेटिव्स है उसके बारे में मैंने बारकाई से इस ट्रैवल के दरमियान मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, तो वही सब आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसी बहुत सारी कमियां तो महसूस नहीं हुई, जो भी है मैं एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से, जिस विज़न से मैंने इसको प्रीफर किया है और मैंने जो कहा है कि क्या ये मेरे विज़न पे मेरे इस पे खरी उतरी है या नहीं, तो 99% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आज की तारीख में अभी तक के अनुभव से कि गाड़ी परफेक्टली एक पूरी तरह से अपने टेस्ट पे खरी उतरी है। का लुक फ्रंट से बहुत ही बढ़िया लगता है। इस गाड़ी में ये व्हील साइज आई थिंक इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। N10 ऑप्शन में ज़्यादा एक्सेसरीज लेने की ज़रूरत नहीं है, फुट रेस्ट से लेके सभी जो आवश्यक है वो सभी दिया हुआ है। तो N4, N8, N10 और N10 ऑप्शनल ऐसे 4 वेरिएंट है इसमें। तो N10 में ज़्यादातर पूरी फुल्ली लोडेड आती है, वो सिर्फ MLD फंक्शन छोड़ के। तो एक रेयर कैमरा एक्सेसरी के तौर पे मैंने डाला है, और बस सीट कवर्स, मैट्रेस। तो और हमेशा मैं जो मीटर है फुल टैंक करता हूँ और उस पर 0 पे सेट कर देता हूँ। तो 750-800 किलोमीटर की रेंज में मेरा चल जाता है, और उसके बाद ही मैं अभी तक कच्चे रास्ते हो या पक्के रास्ते हो तो कम ज़्यादा प्लस माइनस करके बढ़ते बढ़ते 15 से लेके 16, 16 से 17, 17 से आज अभी के इसमें विथ AC मुझे इसने 17.80 का एवरेज दिया है इस फुल टैंक के वक्त। और ये जो फर्स्ट सर्विसिंग मेरी हो जाएंगी 10,000 किलोमीटर वाली, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं 19 और 20 तक भी इसका निकाल लूँगा। क्योंकि क्या होता है, एक 70-80 के स्पीड में अगर नॉर्मल स्पीड में आप उस हिसाब से चलाओ तो एवरेज अच्छा ही देता है। मैंने इसको इको मोड पे भी चला के देखा, तो वही इको मोड में एक साधारण 0.5 to 1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज बढ़ जाता है इसका, तो एक खुशी की बात है। तो लाइट्स के जो थ्रो है इसके, तो ये लाइट्स के थ्रो मैं नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छे है, लेकिन ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो विजिबिलिटी होती है नाइट में वही है। हैलोजन बल्ब दिए इसको, नीचे फॉग लाइट भी दिए N10 मॉडल में। इसकी एक खासियत है कि जो इसके कॉर्नर कंट्रोलिंग लाइट या फिर जैसे टर्निंग के वक्त जो बेंडिंग लाइट्स दी है वो एक अच्छा फीचर मैं कहूँगा, क्योंकि जब भी टर्निंग करते वक्त रात के समय में इसके दोनों तरफ के एक्स्ट्रा लाइट जल जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उसके कारण अच्छी तरह से विजिबिलिटी हो जाती है। तो राउंड लेंस अच्छा है। ORVM की बात करते हैं तो ORVM में बहुत बड़े बड़े होने के कारण यहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी तरह से हो जाती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंडली अभी अब हम 50 लीटर की फ्यूल टैंक, उसके साथ एडब्लू का भी यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो 50 लीटर में एक बार आप फुल कर लो तो इन एन एवरेज 800 किलोमीटर की रेंज ये पकड़ लेती है। मेरे पीछे की साइड में जैसा कि नॉर्मल लाइट्स दिए हुए हैं, हैंडल, स्टेपनी का लुक काफ़ी पसंदीदा, और पीछे फुट रेस्ट 2 सेंसर दिए हैं। बीच में मैंने इसको रियर व्यू कैमरा जैसा कि एक्सेसरी में यहाँ पे लगाया हुआ है। रियर वाइपर इसमें दिए हैं, बाकी कुछ और करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अंदर से बात करते हैं तो यहाँ पे आपके कुछ ESS मोड जैसे इको मोड, ORVM कंट्रोलर, छाता रखने के लिए या बॉटल रखने के लिए यहाँ पे जगह चारों में डोर्स में दी हुई है। इसमें चढ़ने के लिए इजीली आप बैठ सकते हो। फिर टच स्क्रीन N10 में दिया हुआ है, जैसा कि AC वेंट सिर्फ सामने दिया हुआ है, रेयर में नहीं दिया हुआ है। अगर रेयर में देते तो एडिशनल फीचर बन जाता और अच्छा फीचर बन जाता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसके AC के बारे में पूछा है मुझसे, तो मैं ये कहूँगा कि भरी गर्मी में मैंने इसको अच्छी तरह से टेस्ट किया है, लॉन्ग रनिंग के समय और बाकी इन जनरल भी, तो मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। AC का पीछे भी अच्छा कूलिंग कर लेता है, सामने तो बहुत ही ठंडा हो जाता है इमीडिएटली। और हालांकि हम फुल स्पीड में हम लोग ब्लोअर को नहीं चला पाते, हमको कम करना पड़ता है कुछ वक्त के बाद। कैबिन अच्छी तरह से कूल हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। रही बात इसकी म्यूज़िक सिस्टम की, म्यूज़िक सिस्टम इसमें बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है। 6 स्पीकर, 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर दिए दोनों साइड में। तो इसका सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कुछ और आफ्टर मार्केट करना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ सफिशिएंट एंड बहुत अच्छी तरह से इसका सिस्टम काम करता है। गियर थ्रो अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्ट है। विंडो के चारों विंडो के कंट्रोलिंग यहाँ पे दिए हुए, हैंड ब्रेक के यहाँ आर्म्स रेस्ट देने के कारण में आप ड्राइविंग करते समय तो आपको ईज़ महसूस कर होता है। तो जो सामने की दोनों सीट्स है वो अच्छी सीट्स, बकेट सीट जैसे ही लगती है, कैप्टन सीट जैसे, तो एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे लाइट्स दिए हुए, एक माइक दिया हुआ है ब्लूटूथ से, अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको जब भी फ़ोन ऑन आता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है माइक से, आप आराम से बिना हाथ का मोबाइल को टच करते हुए आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। कैबिन जैसे कि बोला स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में कप होल्डर्स, साइड में चारों डोर्स को बॉटल होल्डर्स दिया हुआ है। स्पीड 20 की स्पीड अगर पकड़ ले तो आपको ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, डोर लॉक हो जाता है, सीट बेल्ट वार्निंग आ जाती है। टेकोमीटर जो ज़रूरी फंक्शन है जैसे कि मैंने पहले कहा वो सफिशेंट है, सब दिया हुआ है। यहाँ पे हालांकि एक स्पेस है सामान रखने के लिए, ऊपर एक थोड़ी स्पेस है। गाड़ी को चलाते वक्त हमेशा एक बड़ी गाड़ी को चलाने जैसा फील महसूस होता है, इसके अंदर के स्पेस के कारण और इसका बाकी जो परफॉर्मेंस है और हेवी गाड़ी हेवीनेस फील होते हैं। स्टीयरिंग थोड़ा सा हेवी है, हार्ड है थोड़ा सा कंपैरेटिवली, नॉट सो सॉफ्ट, पर बहुत हार्ड है ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं। तो एक SUV का जो फील होता है वो हालांकि इसमें ज़रूर मिलता है। कमांडिंग और थोड़ा डायनामिक पोजीशन हो जाती है, तो चलाते वक्त एक अच्छा कॉन्फिडेंस महसूस होता है। 80 बेस अगर आपकी स्पीड पहुंच जाती है तो आपको बीप देती है, ये वार्निंग देती है, अलर्ट करती है। उसके बाद में अगर 120 के ऊपर अगर आप ले जाते हो तो कंटिन्यूसली ये बीप करने लगती है, वार्निंग देती है, आपको अलर्ट करती है। एक फंक्शन इसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। बाकी जो फीचर्स है वो इन जनरल फीचर्स है, बहुत एडवांस फीचर्स नहीं है इसमें। रफ एंड टफ या डेली यूज़ के लिए आपको बनाई हुई है। जो रेयर सीट है वो N10 में जो है उसको फोल्ड हो जाती है और उसके कारण यहाँ पे बड़ी स्पेस मिल जाती है अपने को। इतनी स्पेस मिल जाती है कि एक इसमें बेड तैयार हो जाता है 2 लोगों के लिए आराम से रेस्ट करने के लिए, और मैंने इसमें बनाया हुआ है।
तो किस तरह से मैंने बेडिंग का इसमें अरेंजमेंट किया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको देखने को मिलेगा। तो वॉच द नेक्स्ट वीडियो एज हाउ टू मेक द रेयर कैबिन, हाउ टू कन्वर्ट द रेयर कैबिन इनटू ए डबल बेड। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेरी करके पूछा है कि डीपीएफ के इश्यूज़ कोई आते हैं क्या इसमें। तो एक डीपीएफ, जैसा कि मेरी जानकारी है, तो डीपीएफ बोले तो डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर करके एक इसमें आता है, अभी BS6 वर्जन है ये। तो डीजल के कुछ गैसियस जो ये पार्टिकल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का, उसको बर्न करने का, उसको रीजनरेट करने का जो भी प्रोसेस होती है, उसके लिए वो चीज़ बनाई गई है। और उसके इशू आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका रनिंग बहुत कम है, अगर आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका गाड़ी यूज़ कर रहे हो, आप लंबी रनिंग आपकी नहीं है, 60 के ऊपर आपका रीडिंग आपका मीटर नहीं जाता है, आप सिटी में ही चलाते हो, 2-4 किलोमीटर यूज़ करते हो, स्पीड बहुत कम रहती है, ऐसे ही आपका डेली रूटीन है, या फिर आप अगर लंबे ट्रिप के लिए नहीं जाते, इंजन लंबे समय के लिए नहीं चालू रहता, तो वो रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है। उसमें जो पार्टिकल्स है वो जमा हो सकते, बर्न नहीं हो सकते, उससे आपका फ़िल्टर जो है वो फिर काम करना बंद हो सकता है, चोक हो सकता है, और उसके कारण फिर बड़े कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं। तो अगर जिसका एटलीस्ट आपने वीकली 60-70 किलोमीटर्स का एक लंबा रन होना चाहिए, 60 के ऊपर स्पीड पर पकड़ना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली उसमें बर्न हो जाता है और आपका रीजनरेट हो जाता है जो डीपीएफ का प्रॉब्लम है वो। अदरवाइज़ आप अगर रनिंग कम है तो आप ये डीजल में जाओ ही मत। मुझे कोई इशू आया नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं। इट इज़ ओनली फॉर द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। जो डीजल में से गैसियस स्टेट निकलते हैं वो उसको पोल्यूट होने से जो बचाने के लिए जो पार्टिकल है वो उसको फिल्टर करता है। मुझे अभी तक कोई इशू आया नहीं। जैसे काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या MLD ज़रूरी है। MLD तो एक्चुअली MLD होता है सिर्फ N10 ऑप्शनल में, जो इसका वेरिएंट है उसे 1 लाख रुपए की कीमत बढ़ जाती है उसके। थोड़ा सा ऑफ-रोडिंग के लिए आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी वाकई ऑफ-रोडिंग बहुत इंटीरियर की और अगर आपका यूज़ अगर उस तरह का हो तो ही आपको लेने में फ़ायदा है। अदरवाइज़ 1 लाख रुपए ज़्यादा देने में क्या मतलब है। जितना रेयर व्हील ड्राइव ऑलरेडी ये व्हीकल है और इसके रेयर व्हील में पावर जाती है और 1500 सीसी का इंजन है कि मोर देन इनफ है। जैसे इसका मेक है उसके हिसाब से बॉडी रोल थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे या इरिटेट करे। ऑन द कॉन्ट्ररी आई मस्ट से दैट जो बॉडी रोल जितना नेसेसरी है वो आपको अलर्ट रखती है। ड्राइविंग के समय आपको नींद नहीं आने देती है। अदरवाइज़ जहाँ पे जो लग्जरी व्हीकल्स है जिसमें बिल्कुल धक्का नहीं लगता, उसमें कुछ समय बाद ड्राइवर को हो सकता है नींद आने लगे, लेकिन इसमें जो वाइब्रेशन थोड़ा सा होता है, जो बॉडी रोल थोड़ा सा आपको हिल डोल करके रखती है, तो उसके कारण आप अलर्ट रहते हो। मेरे ख्याल से आपको एक्टिव करके रखती है, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को जितना भी एक्टिवेशन की ज़रूरी होती है वो उससे मिल जाती है। तो जाहिर है इसके निगेटिव्स बहुत कम है और इसमें पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। इसके कीमत के हिसाब से और इसके बॉडी मेक के हिसाब से ओवरऑल जो महिंद्रा बोलेरो नियो व्हीकल है, जो भी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से और कीमत के हिसाब से वो जस्टिफाई करती है। इसमें मुझे कोई भी शिकायत करने जैसा अभी तक तो महसूस नहीं हुआ। 10,000 किलोमीटर मेरे पूरे होते आ रहे हैं, ना ही मुझे कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम, ड्राइविंग प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी नोटेबल या कंप्लेंट करने लायक कुछ भी अभी तक तो नज़र नहीं आया। जब भी अगर आप 5th गियर में हो, 4th गियर में हो, टॉप गियर में हो, आप एक्सीलेटर छोड़ भी देते हो तो गाड़ी मस्त 40 की स्पीड से आराम से चलती है। अगर आपको तो रहा सवाल ऑफ रिज़ल्ट का, तो क्या ये मेरे जो भी मैंने सोचा था इसके बारे में और जो वो सब के बारे में, क्या ये गाड़ी खरी उतरती है या नहीं, तो ऑफ कोर्स जहाँ तक मेरी सोच है और जो मैंने सोचा था वो पूरी ये गाड़ी मेरी
कमी पूरी करती है। इसमें कोई कमी नहीं मुझे महसूस हुई। ये मेरे पूरे पर्पस पे खरी उतरी है। इसने मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाली इंडियन मेक चाहिए तो आप इसके बारे में एक बार ज़रूर सोचें। आपको ये शायद निराश नहीं करेगी। मेंटेनेंस का भी कुछ उतना ये नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन गो विद द बोलेरो नियो। ऑफ कोर्स if you have some less budget, then you can go with N4 option, N4 variant of this vehicle. That is also very nice. और अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मेरे हिसाब से आज की तारीख में, अगर आपका लंबा ड्राइव हो, लंबे ट्रिप के लिए आपको चाहिए, तो फिर N10 आपको लेना ज़रूरी है। आ चुका है मीटर पे किलोमीटर 9999। So 10,000 kilometers completed. I hope you like this video, this log of overall experience of the first 10,000 kilometers of Mahindra Bolero Neo. Stay tuned for the overall service experience of Mahindra dealership. So thank you. Thanks for watching.